अरे वाह, आज बढ़िया अवभगत होने लगी। तो का द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खदेड़ा जाए। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। रास्ते पे ध्यान किसका था? ध्यान तो मंजिल पर था। आज ये मंजिल कैसे याद आ गई? कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया मुंजारे। पहले हम तुम्हें केवल चाहती थी, पर अब श्रद्धा करेंगे। जब तक पूरे ना हो फेरे तब तक दुल्हन नदिया के पार साल 1982 में आई एक ऐसी खूबसूरत फिल्म जिसने उस समय अपने बजट से 2 या 4 गुना ज्यादा नहीं बल्कि 30 गुना ज्यादा कमाई की थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसमें ना तो नामी गिरामी एक्टर और एक्ट्रेस थे और ना ही ग्लैमर के नाम पर ऐसा कुछ था कि हीरोइन बहुत ही छोटे कपड़ों में नजर आए। एक्शन की बात करें तो पूरी फिल्म में कोई किसी को एक चांटा तक नहीं मारता है। ये बहुत ही साधारण सी गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म थी, जहां पूरी फिल्म में हीरोइन हमें साड़ी में और हीरो धोती कुर्ता पहने हुए नजर आया था। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म नदिया के पार को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि ये फिल्म इस साल बड़ी से बड़ी फिल्मों से भी आगे रही। अंधन के लागे भंडार भौजी, तंग करने का तो से नाता है गुजरी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोती। फिल्म में जिस तरह से गांव का माहौल और पूरा कल्चर दिखाया गया था, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और शायद यही एक रीजन है कि हंसी मजाक, प्यार, त्याग और रिश्तों के मोल को समझाती हुई फिल्म नदिया के पार आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में इसकी कहानी सेट की गई थी और सारे कलाकार अवधी भाषा में बोलते हुए नजर आते हैं, वो बिल्कुल दिल को छू जाता है। देवता ना भी मिले तो क्या पुजारी की भक्ति छूट जाती है? फिल्म की खास बात यह है कि इसको रिलीज हुए लगभग 43 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है या कहीं भी हम इसको देखते हैं तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी बिल्कुल ठहर सी गई है। और इतनी टेंशन भरी दौड़ती भागती जिंदगी से एक पल ठहर कर ये फिल्म हमें अपने पारिवारिक रिश्तों और अपने गाँव को समझने का मौका देती है। आज के दौर में लोग बेतहासा गाँव से शहरों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया है कि शहरों की तरफ आती हुई रेलगाड़ियां बिल्कुल ठसाठस भरी दिखाई देती हैं। लेकिन जब भी बात सादा सरल जीवन और खुशहाली की होती है तो लोगों को अपना गांव ही याद आता है। इस बारे में किसी ने कितनी खूबसूरत बात बोली है। सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी बच्चों को वो अपने गाँव ही लाता है। और वाकई में अगर आज भी आपके दिन की शुरुआत आपके घर के आंगन में लगे हुए पेड़ पर बैठी हुई चिड़ियों के चहचहाने से होती है और सुबह आप बिना किसी हड़बड़ी के सुकून के साथ उठते हैं, तो आप यकीन मानो कि देश के 90% लोगों से आप सुखी जीवन जी रहे हैं। खैर, भावनाओं में शायद मैं कुछ ज्यादा ही बह गया। वापस नदिया के पार के ऊपर आते हैं। कैसे इतनी बड़ी और सुपरहिट फिल्म नदिया के पार इसमें काम करने वाले सारे कलाकारों के लिए एक श्राप बन गई थी। उस समय कैसे और कितनी मुसीबतों में फिल्म नदिया के पार को रियल लोकेशन पर जाकर शूट किया गया और फिल्म के कैमरामैन आखिर ऐसा क्यों चाहते थे कि इसमें नजर आने वाली हीरोइन सबसे खराब नजर आए और इसके बाद उसका करियर ही खत्म हो जाए। कैसे इसमें नजर आने वाले हीरो की आगे चलकर एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें उसके साथ में 300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। उनकी पत्नी और बच्चे भी इसमें शामिल थे। और आगे चलकर नदिया के पार का रीमेक कैसे हम आपके हैं कौन के नाम से बनाया गया और इसके साथ में भी इसको कंपेयर करें। नदिया के पार रिलीज हुई थी 10 अक्टूबर 1982 को और इसमें हमें नजर आए थे सचिन पिलगांवकर, साधना सिंह, मिताली, लीला मिश्रा, इंदर ठाकुर, राम मोहन और शीला शर्मा। और इसकी ये जो एक बेसिक कहानी है वो आधारित है केशव प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखे गए नोवेल कोहबर की शर्त के ऊपर, जो एक बहुत अच्छा नोवेल है। और आपको बता दें कि फिल्म नदिया के पार इसी नोवेल के ऊपर बनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि जिस पॉइंट पर नदिया के पार खत्म हो जाती है, जहाँ हीरो और हीरोइन की शादी हो जाती है, लेकिन इसके नोवेल में इसके आगे की भी एक दर्द भरी कहानी थी। लेकिन नदिया के पार इसकी आधी नोवेल के ऊपर ही बनी है, क्योंकि नदिया के पार के मेकर्स ये चाहते थे कि एक हैप्पी नोट पर ही फिल्म को एंड कर दिया जाए। लेकिन नोवेल में हमें इसके आगे की कहानी भी पढ़ने के लिए मिली थी कि इन दोनों की शादी के बाद क्या होता है, ये दोनों सुखी रह पाते हैं या नहीं। लेकिन इस पार्ट के बारे में आगे चलकर कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया और इसके ऊपर आगे चलकर कोई फिल्म भी नहीं बनाई गई। केशव प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखी गई इस कहानी के राइट्स खरीदे थे जाने माने प्रोड्यूसर ताराचंद्र बड़जात्या ने और इसको उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया था।
जिसके बैनर तले वो इसके पहले दोस्ती, जीवन मृत्यु, उपहार, पिया का घर, गीत गाता चल और चितचोर जैसी कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे। जहां इन सारी ही फिल्मों की खास बात ये थी कि ये सारी ही फिल्में काफी कम बजट में बड़े ही शालीनता और सभ्य तरीके से बनाई गई थीं। और आगे चलकर उनके ग्रैंडसन सूरज बड़जात्या ने भी इनकी लेगेसी को मेंटेन करके रखा है, जहां उन्होंने भी राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विवाह जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। नदिया के पार का डायरेक्शन किया था गोविंद मोनिस ने, जिनकी बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। हालांकि गोविंद मोनिस इसके पहले दोस्ती और कई और फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स लिख चुके थे। और नदिया के पार के बाद उन्होंने आगे चलकर रिमझिम गीतों की, बाबुल और बंधन बाहों का जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है। लेकिन नदिया के पार के अलावा गोविंद मोनिस की कोई भी फिल्म इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था रविंद्र जैन ने और उन्होंने ही फिल्म के गाने भी लिखे थे। जहां उस समय नदिया के पार का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और इसके एक नहीं सारे गाने सुपर हिट रहे थे। खासकर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसी जगहों पर तो उसका म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड तोड़ सेल हुआ था। फिल्म के बेहतरीन गाने थे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, सांची कहे तोरे आवन से, गुंजारे चंदन और जोगी जी धीरे धीरे। जहां फिल्म के सारे ही गाने सुपरहिट रहे थे और ये गाने आज भी हमें कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल जाते हैं। खासकर से हर बार होली के टाइम पर इसमें रखा गया गाना जोगी जी धीरे धीरे तो हमें सुनने के लिए मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अक्सर उस टाइम पर शादी की कैसेट्स में दुल्हन की विदाई के टाइम पर यह गाना रखा जाता था, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। इन गानों में आवाजें थीं जसपाल सिंह, हेमलता और सुरेश वाडकर जी की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो यूट्यूब और इंटरनेट पर कई जगह इसके बजट के बारे में गलत जानकारी दी गई है। जहां कई जगह इसका बजट बताया जाता है 80 लाख रुपए, लेकिन इसका बजट 80 लाख रुपए नहीं था। आपको बता दें कि फिल्म नदिया के पार एक बहुत ही कम बजट में बनी फिल्म थी, जिसका बजट रखा गया था मात्र 18 लाख रुपए। और उस समय मात्र 18 लाख रुपए में बनी इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और नदिया के पार जैसी बहुत ही कम बजट में बनी ये फिल्म इस साल बड़ी से बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए पैसे कमाने के मामले में 11वें नंबर पर रही थी। वैसे अगर नदिया के पार के बजट और कलेक्शन का अंतर देखा जाए तो इसने अपने बजट से लगभग 30 गुना ज्यादा कमाई की थी, जो बहुत ही रेयर होता है और ये उस समय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। वैसे 1982 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थी विधाता, प्रेम रोग, नमक हलाल, खुददार और फर्ज और कानून। और फिल्म नदिया के पार को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है, जो दिखाता है कि ये फिल्म लोगों ने कितनी पसंद की है। राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बड़जात्या को केशव प्रसाद मिश्रा के द्वारा लिखे गए नोबल कोहबर की शर्त की कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वो चाहते थे कि ये कहानी उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बने, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इसके राइट्स खरीदे थे, जिसको डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी बिल्कुल नए नवेले डायरेक्टर गोविंद मोनिस को, जो इसके पहले राजश्री प्रोडक्शंस के लिए कई फिल्मों की कहानी और डायलॉग्स ऑलरेडी लिख चुके थे। और ये गोविंद मोनिस ने ही डिसाइड किया था कि इस नोवेल की आधी कहानी के ऊपर ये फिल्म बनाएंगे, पूरी कहानी के ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे। और जब इसके लिए लोकेशन तक डिसाइड नहीं की गई थी, एक्टर और एक्ट्रेस भी डिसाइड नहीं थे, उस समय भी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि फिल्म का टाइटल नदिया के पार होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नदिया के पार के पहले भी साल 1948 में दिलीप कुमार और कामनी कौशल की भी नदिया के पार के नाम से एक फिल्म आई थी, जो टाइटल गोविंद मोनिस को बहुत ज्यादा पसंद आया था और उनकी ये कहानी भी एक नदी के किनारों पर बसे हुए 2 गांवों पर आधारित थी। तो इस तरह से सबसे पहले इसके लिए यह टाइटल ही डिसाइड हुआ था नदिया के पार। अब लीड एक्टर के तौर पर इसमें चंदन वाले रोल के लिए पहली पसंद सचिन पिलगांवकर ही थे, जिन्होंने वैसे तो अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर की थी और इसके लिए वो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी जीते थे। आगे चलकर सचिन हमें फिल्म शोले में भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्मों अखियों के झरोखों से और गीत गाता चल में सचिन हमें लीड रोल में नजर आ चुके थे, जो दोनों ही फिल्में वैसे तो काफी कम बजट की थी, लेकिन इन फिल्मों ने उस समय ठीक ठाक कमाई कर ली थी। एक्चुअली सचिन का जो चेहरा है वो एक कमर्शियल हीरो का तो बिल्कुल भी नहीं था और राजश्री प्रोडक्शंस ऐसी कमर्शियल फिल्में बनाता भी नहीं था। इस वजह से सचिन हो गए, अरुण गोविल हो गए, ये सारे एक्टर ज्यादातर राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों में काम करते थे और फिल्म नदिया के पार के लिए सचिन को अप्रोच किया गया और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। अब लीड एक्टर के तौर पर सचिन के फाइनल हो जाने के बाद लीड एक्ट्रेस के तौर पर साधना सिंह के जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही।
एक्चुअली साधना सिंह बनारस की रहने वाली थीं और उन्हें एक्टिंग में दूर दूर तक कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिंगिंग का शौक था। लेकिन साधना सिंह की भी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम सुरेंद्र कौर सिंह था और वो उस समय तक कई फिल्मों में बतौर हीरोइन काम भी कर चुकी थीं। तो उनकी बड़ी बहन ने ही साधना सिंह को ये बोला था कि सिंगिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और उन्हें सिंगिंग के बजाय एक्टिंग करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि पहले फिल्म नदिया के पार साधना सिंह को नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन सुरेंद्र कौर सिंह को ही ऑफर हुई थी। लेकिन उन दिनों सुरेंद्र कौर सिंह राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म पायल की झंकार में भी काम कर रही थीं। इस वजह से मेकर्स ये चाहते थे कि उनकी नई फिल्म नदिया के पार में किसी नई हीरोइन को रखा जाए। तो उन दिनों राजश्री प्रोडक्शंस को फिल्म नदिया के पार के लिए एक नई हीरोइन की तलाश थी और सुरेंद्र कौर सिंह ने अपनी बहन साधना सिंह को बुलाया। वैसे साधना सिंह बनारस की रहने वाली हैं और उन दिनों उनकी छुट्टियां चल रही थीं और वो अपनी बड़ी बहन के पास में मुंबई आई हुई थीं और अक्सर अपनी बड़ी बहन के साथ में साधना सिंह भी फिल्म पायल की झंकार के सेट पर जाती ही रहती थीं। और साधना सिंह पहले से ही काफी नटखट, चंचल और चुलबुली टाइप की थीं और यहाँ फिल्म के सेट पर उनको नोटिस किया गोविंद मोनिस ने, जिन्हें साधना सिंह की ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आईं और वो उस समय फिल्म नदिया के पार के ऊपर ही काम कर रहे थे। और उन्होंने साधना सिंह को देखते ही ये डिसाइड कर लिया था कि यही उनकी फिल्म की गुंजा होंगी। और बाद में फिल्म के लिए साधना सिंह का गांव के इन कपड़ों में लुक टेस्ट लिया गया और साधना सिंह फाइनल हो गईं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म नदिया के पार में काम करने के पहले भी सचिन और साधना सिंह एक दूसरे को थोड़ी बहुत जानते थे। इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद बाकी स्टार कास्ट भी फाइनल हो गई और फिल्म की शूटिंग की तैयारी होने लगी। लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो पाती कि इसके पहले ही राजश्री प्रोडक्शंस ने यह डिसाइड किया कि अब वो कोई भी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे और उनके बैनर के तले अभी जितनी भी फिल्में बन रही हैं वो फिल्में भी बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि उस समय राजश्री प्रोडक्शंस की पिछली कई फिल्में लाइन से फ्लॉप रही थीं और ये फिल्में अच्छी कमाई नहीं कर पाई थीं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाउस को काफी घाटा हुआ था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब वो कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे। लेकिन इसमें गुंजा का रोल निभाने वाली साधना सिंह की ये पहली फिल्म थी और वो इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थीं। और जब उन्हें ये पता चला कि राजश्री प्रोडक्शंस ये फिल्म भी बंद करने वाला है और अब ये फिल्म नहीं बनेगी, तो वो तुरंत ताराचंद बड़जात्या के पास गईं और उन्होंने उनसे बोला कि क्या वो ये फिल्म भी बंद कर रहे हैं। नहीं करो बाबू। ये कैसा पागलपन है, चुप कर। और उन्होंने उस समय ये बात इतनी मासूमियत से बोली कि ताराचंद बड़जात्या इस फिल्म के लिए मना नहीं कर पाए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भले ही सारी फिल्में बंद हो जाएं, लेकिन नदिया के पार वो जरूर बनाएंगे। अब इस बात में तो कोई भी दो राह नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस उस समय काफी घाटे में चल रहा था और इसके पहले तक इस बैनर के तले जितनी भी फिल्में बनाई जा रही थीं उनका बजट लगभग 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख और 60 लाख के आसपास रखा जाता था। लेकिन उस समय ये प्रोडक्शन हाउस बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वजह से इसमें काम करने वाले सारे कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि वो सब मिलकर ये फिल्म और भी कम बजट में बनाएंगे, जिससे कि अगर ये फिल्म नहीं भी चलेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब फिल्म को शूट करने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर एक नदी हो और इस तरह का माहौल हो। तो उस समय फिल्म में यूनिट संचालक के तौर पर रामजनक सिंह काम कर रहे थे और फिल्म के लिए जैसी लोकेशन चाहिए थी उन्हें लगा कि वैसी लोकेशन उनके गांव में है। उन्होंने ये बात फिल्म के डायरेक्टर गोविंद मोनिस को बताई और गोविंद मोनिस को साथ में अपने गांव लेकर गए। उनका गांव था पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कैराकत तहसील का विजयपुर और राजेपुर गाँव, जहाँ इनके गाँव के बगल से ही गोमती नदी भी निकलती है और यहाँ पर लोग अवधी भाषा बोलते हैं। तो ये सारी लोकेशंस देखने के बाद में और गांव के आसपास की लोकेशन देखने के बाद में गोविंद मोनिस को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग इसी गांव में करेंगे। उनके भाई इंद्रराज सिंह उस समय गांव के प्रधान थे और पूरी फिल्म नदिया के पार की यूनिट इसी गांव में आकर रुकी थी। 1981 में ठंडियों के दिन थे और नवंबर 1981 से फिल्म नदिया के पार की शूटिंग इसी गांव में शुरू हुई, जहां फिल्म में काम कर रही स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स यहां पर गांव के घरों में ही रुकते थे। हालांकि इनमें से कुछ लोग जौनपुर जाकर वहां के होटल में भी रुकते थे, लेकिन गुंजा और चंदन लगभग 4 महीने के लिए इसी गांव में रुके थे और ये दोनों जौनपुर नहीं जाते थे। यहाँ पर आपको बता दें कि सचिन एक मराठी एक्टर हैं और उन्हें अवध भाषा बोलनी उतनी अच्छे से नहीं आती थी। इस वजह से सचिन शूटिंग स्टार्ट होने के लगभग 1 हफ्ते पहले से ही इसी गाँव में आकर रुके थे और लगभग 1 हफ्ते पहले से ही उन्होंने यहाँ के कपड़े पहनना, लोकल लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर दिया था और इस तरह से धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा था कि आखिर उन्हें किस तरह से डायलॉग बोलने हैं। हालांकि साधना सिंह बनारस की रहने वाली थीं, इस वजह से उन्हें इसमें अवधी भाषा बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और आपको बता दें कि इसमें हमें जो 2 गाँव के नाम सुनने के लिए मिलते हैं, बलिहार जो चंदन का गाँव होता है और चौबेपुर जो गुंजा का गाँव होता है। और फिल्म में ये दिखाया जाता है कि एक गाँव नदी के इस पार है और दूसरा गाँव नदी के उस पार है।
लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चंदन का घर हमें बलिहार में देखने के लिए मिलता है और गुंजा का घर हमें चौबेपुर में देखने के लिए मिलता है, ये दोनों ही घर रियल में एक ही गांव के हैं, बस लोकेशन चेंज है और यहीं पर इसके आसपास कई और जगहों पर फिल्म की शूटिंग हुई है। फिल्म नदिया के पार की शूटिंग को दिखाते हुए कई डिटेल वीडियो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख भी सकते हैं। जहाँ पर ये जो हमें नदी नजर आती है ये एक्चुअली गोमती नदी है और इसके ऊपर ये उस समय पीपा पुल बना हुआ था। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप ये लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा पुल नजर आ रहा है। यहाँ तक कि इस गांव की कई लोकेशंस, घर और घर की दीवारें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि फिल्म के समय थी। जहाँ तक कि उस समय फिल्म के कई रियल गांव वालों ने फिल्म में काम भी किया है। जैसे फिल्म का जो ये गाना था, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, यहाँ पर हमें जो महिलाएं नजर आ रही हैं वो इस गाँव की लोकल महिलाएं थीं। तो इस तरह से फिल्म के और भी ऐसे कई सीन्स के लिए अलग से कलाकारों को नहीं बुलाया गया था, गांव की महिलाएं और पुरुष ही इसमें काम कर रहे थे। चाहे इसमें दिखाया गया होली का गाना हो या फिर गांव के कई और सीन हो, ये सारे लोग इसी गांव में रहने वाले लोग हैं। और उस समय गांव के लोग भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उनके गांव में फिल्म की शूटिंग हो रही है और उन्हें भी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। और उस समय गांव वाले भी पूरी फिल्म की क्रू मेंबर्स और यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और सबका साथ में खाना बनता था। और उस समय पूरे गांव वाले फिल्म की कास्ट और क्रू मेंबर्स से बहुत ज्यादा अच्छे से घुल मिल गए थे। यहाँ तक कि गुंजा तो अपने किरदार में रहने के लिए इसी गांव के एक घर में रहने लगी थी और ब्रश की जगह वो दातून तक करने लगी थी। और 4 महीने एक लंबा समय होता है और इतने समय में गांव वालों को भी ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये इसी गांव के रहने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि उस समय इस गांव में शूटिंग करने के लिए गांव वालों ने 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया था। उस समय गांव वालों ने फिल्म की शूटिंग के लिए खुशी खुशी अपने घर दे दिए थे। उस समय गांव में ना तो लाइट थी और ना ही कोई टेलीफोन था। इस वजह से फिल्म की शूटिंग के लिए बड़े बड़े जनरेटर बुलाए गए थे। हालांकि नदिया के पार में रात के वैसे तो बहुत ही कम सीन थे, लेकिन इन सीन को शूट करने के लिए जनरेटर से लाइट जलाई जाती थी। और इसमें काम करने वाले कलाकारों और क्रू मेंबर्स को अगर टेलीफोन पर किसी से बात करनी होती थी तो उन्हें जौनपुर जाना पड़ता था। उस समय राजश्री प्रोडक्शंस की तरफ से लगभग 100 से 200 लोगों के लिए डेली खाना भी बनता था, जहां इसमें काम करने वाले कलाकारों और क्रू मेंबर्स के अलावा कई गांव वाले भी यहां खाना खाते थे। फिल्म के होली वाले सीन के लिए कई बोरी गुलाल यहां पर लाया गया था और यहां पर गांव वालों ने मिलकर भी होली खेली थी। और वाकई में फिल्म नदिया के पार में देखने के लिए मिली ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही लोग अपने आप को कनेक्ट करके देख पाते हैं और फिल्म को और इसमें नजर आने वाले किरदारों को और सिचुएशन को कहीं न कहीं अपने दिल के बहुत करीब पाते हैं। जैसे इस सीन में आप देखिए, जहां पर नदी के किनारे गुंजा और उसकी सहेलियां बर्तन धुल रही होती हैं और चंदन अपनी नाव यहां पर खड़ी कर देता है। जहां पर ये जो हमें गुंजा की सहेलियां नजर आ रही हैं वो एक्चुअली इसी गांव की रहने वाली हैं। और उस समय नजर आने वाली गुंजा की ये सारी सहेलियां आज बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन लोगों को ये बात बताते हुए नहीं थकती हैं कि उन्होंने भी साधना सिंह के साथ में नदिया के पार में काम किया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इसमें इंदर ठाकुर और मिताली का ये जो छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है, एक्चुअली पहली बात तो ये लड़का नहीं था, ये एक लड़की थी और इसी गांव में रहने वाली थी। और आज ये छोटी सी बच्ची भी लगभग 45 साल के आसपास हो रही होगी। जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती थी तो इन दोनों ही गांव के अलावा और दूर दूर से गांव वाले भी फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आते थे। और उस समय बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए जौनपुर से पुलिस भी बुलाई जाती थी। खैर, उस समय इतनी पब्लिक के बीच में भी फिल्म की शूटिंग बड़े आराम से चलती थी, क्योंकि ना तो उस समय मोबाइल था कि लोग चुपके से इसकी क्लिप रिकॉर्ड कर लेंगे। लोगों के मन में बहुत ज्यादा प्यार था और गांव वाले पूरे यूनिट की बात मानते थे। साधना सिंह ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थीं, केवल एक चीज को छोड़कर। उन्होंने बताया कि फिल्म के सिनेमेटोग्राफर सुनील शर्मा उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि शूटिंग के पहले दिन से ही सुनील शर्मा अक्सर ये बोलते हुए नजर आते थे कि यार ये किसको उठा के ले आए हो, इसमें हीरोइन वाली कोई बात ही नहीं है। और उस समय सुनील शर्मा के द्वारा ये बातें सुनकर साधना सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगता था और वो कई बार तो रोने तक लगती थीं। और लगभग पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफर सुनील शर्मा और साधना सिंह के बीच में इस तरह की कंट्रोवर्सी और बहस अक्सर चलती ही रहती थी। हालांकि ये बात उस समय डायरेक्टर गोविंद मोनिस भी नोटिस कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं जा रही हैं। लेकिन गोविंद मोनिस भी साधना सिंह को ये समझाते थे कि उनके करियर की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म है, इस वजह से कैसे भी करके वो कुछ समय के लिए इन सारी चीजों को बर्दाश्त कर लें और ये फिल्म कंप्लीट करें। यहाँ तक कि सुनील शर्मा और साधना सिंह के बीच में ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती थी कि कई बार तो सुनील शर्मा साधना सिंह से ये बोलते थे कि तुम्हें इस फिल्म में मैं इतना गंदा दिखाऊंगा कि आगे चलकर तुम्हें फिल्मों में काम भी नहीं मिलेगा।
और कई बार तो खुद प्रोड्यूसर राजकुमार बड़जात्या को भी इन दोनों के झगड़े को शांत करवाना पड़ता था और इस तरह से ये पूरी फिल्म कंप्लीट हुई। और फाइनली 10 अक्टूबर 1982 को जब ये फिल्म मुंबई के एक सिनेमा घर में रिलीज की गई तो उस समय फिल्म को बहुत ही खराब रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली उन दोनों बहुत ही गिने चुने थिएटर्स में फिल्में रिलीज होती थीं और नदिया के पार के कई शो उस समय खाली जाते रहे। यहाँ तक कि स्टार्टिंग के एक हफ्ते में मुंबई के खाली सिनेमा घरों को देखते हुए मुंबई में नदिया के पार को फ्लॉप बोल दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्म यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में रिलीज की गई तो देखते ही देखते वहाँ सुपरहिट हो गई, जहाँ देखते ही देखते सिनेमा घर के बाहर लोगों की फिल्म देखने के लिए लाइनें लगने लगीं। और उस समय फिल्म नदिया के पार यहाँ के कई सिनेमा घरों में कई महीनों तक ऐसे ही हाउसफुल चलती रही थी। तो गौर करने वाली बात ये थी कि जिस नदिया के पार को मुंबई रीजन में पहले फ्लॉप बोल दिया गया था, वो फिल्म अब पूरे देश में धूम मचा रही थी। यहाँ तक कि लोग इसके इमोशंस से इतने ज्यादा कनेक्ट हो गए कि फिल्म ने अपने बजट से लगभग 30 गुना ज्यादा कमाई कर ली। और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो जो राजश्री प्रोडक्शंस उस समय बंद होने की कगार पर था, उस समय फिल्म नदिया के पार ने राजश्री प्रोडक्शंस को बचाया और आगे चलकर राजश्री प्रोडक्शंस ने कई और फिल्में बनाई। हालांकि फिल्म नदिया के पार देश भर में इतनी बड़ी हिट रही, लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया और फिल्म ने अच्छे खासे पैसे भी कमाए। लेकिन फिर भी ये फिल्म ना तो इसमें काम करने वाले किसी भी कलाकार के लिए और न ही डायरेक्टर के लिए नए रास्ते खोल पाई। डायरेक्टर गोविंद मोनस ने आगे चलकर बाबुल और बंधन बाहों का जैसी फिल्में बनाई, लेकिन नदिया के पार जितनी सफलता किसी को भी नहीं मिल पाई। इसमें नजर आने वाले सचिन का चेहरा वैसे भी एक कमर्शियल हीरो का नहीं था और उनके ऊपर एक्शन सीन शूट भी नहीं होने थे। इस वजह से नदिया के पार के इतने बड़े हिट हो जाने के बाद भी सचिन को आगे चलकर बड़ी फिल्में नहीं मिली और इसी तरह की फिल्में वो करते रहे। हिंदी के अलावा उन्होंने कई मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन नदिया के पार जैसी सफलता वो रिपीट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि साधना सिंह की भी अगर बात करें तो उनके लिए भी फिल्म नदिया के पार बिल्कुल एक शराब के जैसी रही। साधना सिंह अपने गांव की लड़की वाली इसी इमेज में बनकर रह गईं और उन्हें इसी तरह के रोल ऑफर होने लगे। यहाँ तक कि लोगों के दिलो दिमाग में गुंजा का किरदार कुछ ऐसा बसा कि आज भी कई लोग उन्हें उनके रियल नाम साधना सिंह से नहीं जानते हैं, गुंजा के नाम से ही जानते हैं। नदिया के पार के बाद वो हमें ससुराल, पिया मिलन, सुर संगम और परिवार जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। लेकिन साधना सिंह की भी कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं रही और आगे चलकर उन्हें बड़ी फिल्में भी नहीं मिली। और आगे चलकर साधना सिंह ने प्रोड्यूसर राजकुमार साहबदी से शादी कर ली थी और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया और आगे चलकर साल 2016 में आई फिल्म जुगनी से उन्होंने अपनी एक बार फिर से वापसी की थी। और आगे चलकर साधना सिंह हमें मुक्काबाज में, सुपर 30 जैसी फिल्मों में नजर आई हैं, जहां सुपर 30 में वो ऋतिक रोशन की मां बनी हुई थीं। फिल्म नदिया के पार में हमें चंदन की भाभी बनी हुई बहुत ही खूबसूरत मिताली भी नजर आई थीं। लेकिन आगे चलकर उनका करियर भी फिल्मों में कुछ खास नहीं चल पाया। इसके बाद वो हमें सोनार बांग्ला और लाल काजल जैसी फिल्मों में नजर आईं और आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। और इसमें चंदन के बड़े भाई ओमकार के रोल में हमें बहुत ही हैंडसम दिखने वाले एक्टर इंदर ठाकुर नजर आए थे, जो देखने में बहुत ही हैंडसम थे। और इसके पहले वो एक मॉडल रह चुके थे, फैशन डिजाइनर रह चुके थे, जहां तक कि कुछ समय के लिए पर्सर के तौर पर उन्होंने एयर इंडिया में भी काम किया था। और नदिया के पार उनकी डेब्यू फिल्म थी और उनके काम को भी फिल्म में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। लेकिन अफसोस कि उस समय फिल्म नदिया के पार रिलीज होने के 3 साल के अंदर ही एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इंदर ठाकुर की उम्र उस समय लगभग 35 साल थी, उनकी पत्नी थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था। और उस समय 1985 में इंदर ठाकुर ने इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर का अवार्ड जीता था, जिसको न्यूयॉर्क में रखा गया था, जो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और उस समय वो वहां से अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के साथ में एयर इंडिया फ्लाइट 182 से वापस आ रहे थे। ये 23 जून 1985 की बात है, जब इंदर ठाकुर अपने परिवार के साथ में इस फ्लाइट से घर आ रहे थे। लेकिन उस समय इस फ्लाइट में बब्बर खालसा ग्रुप के आतंकवादियों ने विस्फोटक पदार्थ रखा था और प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ और ये सीधा अटलांटिक ओशियन में जाकर गिरा। उस समय इस प्लेन में इंदर ठाकुर के परिवार के साथ ही साथ टोटल 329 लोग मौजूद थे। लेकिन ये धमाका इतना तेज था कि इस विस्फोट में कोई भी नहीं बच पाया था। इन पैसेंजर्स में लगभग 268 कनाडियन नागरिक थे, 27 ब्रिटिश सिटीजन थे और लगभग 22 इंडियन लोग थे। ये हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में काम करने वाले सारे क्रू मेंबर्स, पायलट और सारे पैसेंजर इसमें खत्म हो गए थे। और ये एयरलाइन के इतिहास में हुआ उस समय तक का सबसे भयानक और दर्दनाक हादसा था। और आपने नोटिस किया होगा कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में भी एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जो वाकई में बहुत ही भयानक थी। खैर, इस प्लेन दुर्घटना में इंदर ठाकुर का पूरा परिवार खत्म हो गया था।
इंदर ठाकुर ने नदिया के पार के बाद आगे चलकर 1983 में चटपटी नाम की फिल्म में काम किया और जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो में भी वो हमें छोटे से रोल में नजर आए। वैसे इंदर ठाकुर जाने माने एक्टर और विलेन हीरा लाल के बेटे हैं, जिन्होंने कई फिल्मों में विलेन का रोल निभाया है। इसके अलावा चंदन की दोस्त बनी हुई रज्जो के रोल में हमें शीला शर्मा नजर आई थीं, जिन्होंने आगे चलकर अजनबी, हम साथ साथ हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी फिल्मों में काम किया है। वैसे आपको बता दें कि उनकी बेटी का नाम है मडलसा शर्मा, जिनको आपने कई टीवी सीरियल्स में देखा होगा। खासकर से अनुपमा टीवी सीरियल में उन्होंने काव्या साहे का रोल निभाया है, जो आपको जरूर याद होगा। और मडलसा शर्मा की शादी हुई है मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे मिमोह चक्रवर्ती के साथ में। इसके अलावा नदिया के पार के बेहतरीन गाने गाए थे जसपाल सिंह ने, जो वैसे एक पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने अवधी भाषा के डायलेक्ट को बहुत अच्छे से पकड़ा था और ये गाने बेहतरीन तरीके से गाए थे। वैसे जसपाल सिंह ने नदिया के पार के अलावा भी गीत गाता चल और साथ ही गुनगुनाता चल जैसे भी कई बेहतरीन गाने गाए हैं। और इतनी बेहतरीन आवाज होने के बावजूद भी उन्हें बड़ी फिल्मों से गाने गाने के ऑफर नहीं आए और वो लगभग गुमनाम से ही रहे। म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन भी बहुत ही अंडररेटेड रहे और उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस के अलावा बहुत ही कम फिल्में की हैं। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की 2006 में आई फिल्म विवाह के लिए भी गाने कंपोज किए थे, लेकिन आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। इसमें नजर आने वाली लीला मिश्रा हमें कई फिल्मों में मौसी और दादी बनी हुई नजर आईं और आगे चलकर 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लीला मिश्रा को आपने नदिया के पार के अलावा शोले में भी नोटिस किया होगा और कई और फिल्मों में वो हमें ऐसे ही रोल निभाती हुई नजर आईं। आगे चलकर नदिया के पार के लगभग 12 साल बाद राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले ही सूरज बड़जात्या ने इसका रीमेक हम आपके हैं कौन के नाम से बनाया। बस अंतर ये था कि नदिया के पार की कहानी गांव में सेट की गई थी, लेकिन हम आपके हैं कौन की कहानी बड़े ही मॉडर्न परिवार में सेट की गई थी। लेकिन सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन में नदिया के पार की आत्मा बरकरार रखी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। जहां तक कि जब हम आपके हैं कौन रिलीज हुई थी तो उस समय इसने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि फिल्म का टाइटल हम आपके हैं कौन भी नदिया के पार फिल्म में यूज किया गया था। जब एक सीन में चंदन गुंजा को कलर लगाता है तो चंदन गुंजा से पूछता है कि हम तुम्हारे हैं कौन, हम तुम्हारे हैं कौन। और बस यहीं से सूरज बड़जात्या को अपनी फिल्म हम आपके हैं कौन का टाइटल मिला था और उन्होंने ये टाइटल रखा है। मुझे पर्सनली ये दोनों ही फिल्में बहुत ज्यादा पसंद हैं और ये दोनों ही फिल्में और इन दोनों ही फिल्मों के गाने और सिचुएशन मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वैसे आपका इन दोनों ही फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है और नदिया के पार आपको कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर फिल्म नदिया के पार से जुड़ी हुई आपकी कुछ सुनहरी यादें हैं तो उनको भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी ने उस समय फिल्म को सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई 1x की लिंक को एक बार जरूर चेक कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।